साथ में आपके शिखा ठाकुर 24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 के चुनाव में आने वाले सियासी चक्रवात ने दस्तक दे दी है। 24 के चक्रवर्ती में आज सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की सिक्सर की हम बात करेंगे। देश भर में बिहार सरकार के जातिगत सर्वे पर चर्चा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार के जातिगत सर्वे के आगे गरीबी को सबसे बड़ी जाति बताकर विपक्षी दलों के वोट बैंक के मंसूबे के आगे बैरियर एक खड़ा कर दिया। तो वही दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से होगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम बात करेंगे, जिन्होंने सोशल मीडिया की दुनिया में चक्रवात तूफान की तरह तहलका मचा रखा है। 24 के चुनाव की दिशा उत्तर प्रदेश से ही तय होती है। ऐसे में देश और दुनिया में सीएम योगी के जबरा फैन बीजेपी के लिए एक स्माइली इमोजी बन गए हैं। तो तीसरी खबर टीएमसी से जुड़ी हुई। टीएमसी जंतर मंतर पर मनरेगा फंड की आवाज बुलंद कर 24 के चुनावी चक्रवर्ती में अभी से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। डिटेल में इन तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की। कल तक नीतीश कुमार अपने जातीय सर्वे को मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे। 2024 के चुनाव में चक्रवात बन करके आने का दावा कर रहे थे। नीतीश के जातीय समीकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा सिक्सर मारा कि नीतीश कुमार के अरमान पानी में बहते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने धर्म, जाति और मजहब पर आरक्षण का एक मॉडल तैयार किया, तो छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सियासत में आरक्षण का एक नया पैमाना खड़ा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में आरक्षण का पैमाना सिर्फ गरीबी है। जाति धर्म से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश में सबसे बड़ी जाति गरीबी को बताया। इसलिए देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का होना चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो या फिर सिख हो या बौद्ध ईसाई हो, तो या फिर किसी भी मजहब या पंथ का वो व्यक्ति हो, उसे आरक्षण मिलना चाहिए। यही मेरा मकसद है। 27 सेकंड और किस तरीके से अपनी बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया और कैसे एक मास्टर स्ट्रोक आज वहां चला, आपको दिखाते हैं। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। देखिए, कहते हैं कि सियासत अपने मुनाफे में मुरव्वत नहीं करती। अपना धंधा चंगा तो फिर सब जगह हर हर गंगा। और यही वजह है कि एक दौर था जब कांग्रेस सरकार में जाति, धर्म और आबादी को आरक्षण का पैमाना बनाया गया। एक दौर था जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी मुसलमानों का। लेकिन मोदी के इस युग में जाति धर्म से ऊपर उठ करके गरीबों, पिछड़ों और वंचितों की बात हो रही है, क्योंकि देश से गरीबी मिटाने के लिए पीएम मोदी सबसे पहले गरीबों और जरूरतमंदों को उनका हक देकर उन्हें मुख्य धारा में ला रहे हैं। पहले वोट बैंक के लिए गरीबों का हक काटकर वोट बैंक के आधार पर आरक्षण का वितरण होता था। पहले आबादी के प्रतिशत पर आरक्षण के बांट रखे जाते थे। पहले वोट बैंक देख करके हाथों में आरक्षण का प्रसाद रखा जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की इस तुष्टीकरण वाली सोच को मिटाकर आरक्षण के पैमाने का एक नया दायरा सेट किया है, जिसमें जाति, धर्म और आबादी नहीं, बल्कि देश की वो आबादी है जो गरीब है, देश की वो आबादी है जो वाकई जरूरतमंद है। लेकिन बात अगर कांग्रेस की आबादी के आधार पर आरक्षण की करें तो देश में सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। मतलब साफ है, मतलब देश के संसाधनों पर पहला हक हिंदुओं का होना चाहिए। मतलब कांग्रेस की दोहरी नीति अल्पसंख्यकों के साथ धोखा करती रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज देश के सामने खड़ा है। क्या आज देश को ये नहीं सोचना चाहिए, क्या आज देश को इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए कि देश में सबसे बड़ी जाति गरीबी की होनी चाहिए? देश के संसाधनों पर पहला हक अगर किसी का हो तो गरीबों का हो, क्योंकि अगर देश के गरीबों को उनका हक ही मिल जाए तो देश के गरीब मुख्य धारा में आ सकते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मजहबों और जातियों के अलग आरक्षण का पैमाना गरीबी को बनाया, ताकि सबका साथ, सबका विकास हो सके और देश में सबका विकास जीता जा सके। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी
मुसलमानों का है। Innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, they must have the first claim on our. और अब प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को सिर्फ गरीबी दी है। कांग्रेस ने समाज को जाति के आधार पर बांटा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के दशकों के शासन ने देश को सिर्फ गरीबी दी है। कांग्रेस ने समाज को जाति के आधार पर बांटने का ही काम किया है ताकि इनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। जातिगत जनगणना सर्वे को लेकर के पूरे विपक्ष में इस वक्त उत्साह है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट का अगर विश्लेषण किया जाए तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि ओबीसी की राजनीति पर अति पिछड़ों की राजनीति अब भारी होने वाली है, जो बीजेपी का हमेशा से एक बेस पॉइंट रहा है। बिहार सरकार के मुताबिक पिछड़ा वर्ग 27% है, तो वहीं तकरीबन 36% आबादी अति पिछड़ी है। इन्हें सबसे अधिक लाभ मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वर्तमान में दी जा रही सारी सहूलियत में अति पिछड़ों और महादलितों को मिलना चाहिए, जो अब तक हाशिए पर बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर यूपी, बिहार ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी आरक्षण की मलाई खा रही दूसरी मजबूत ओबीसी जातियों को एक धक्का लगेगा। ये नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए तकरीबन 440 वोल्ट के करंट से कम नहीं होगा। बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीति का आधार शुरू से ही ओबीसी कैटेगरी के सबसे मजबूत माने जाने वाले यादव और अब तक कुर्मी रहे हैं। यादव सिर्फ 14% है वहां, लेकिन ओबीसी आरक्षण की सारी मलाई ये लोग ही काटते रहे। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने ओबीसी और ईबीसी के हक में भी डाका डाला है, क्योंकि नीतीश कुमार ने धर्म के नाम पर मुसलमानों की 35 जातियों को ओबीसी और ईबीसी में शामिल कर ओबीसी और ईबीसी के हक में पूरी तरीके से सेंधमारी की है। कैसे, ये भी आप समझिए। 35 जातियों को ओबीसी और ईबीसी में शामिल किया गया है। नीतीश कुमार ने ऐसा किया। ओबीसी में शामिल मुस्लिम जातियां कौन कौन सी है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी, और कितने परसेंट है ये भी आप समझ लीजिए। मदरिया 0.0663%, वहीं नलबंद 0.0091%, सुरजापुरी मुस्लिम इनकी परसेंटेज है 1.8713%, वहीं मलिक है 0.0854%। ये भी आपके लिए समझना जरूरी कि 35 जातियों को ओबीसी और ईबीसी में कैसे शामिल किया गया है। ईबीसी में शामिल मुस्लिम जातियां कौन कौन सी है, आप ये भी समझिए, और कितनी है ये भी समझिए आप। सिख है 0.0386%, कसाब 0.1024%, जुलाहा जिन्हें अंसारी भी कहा जाता है 3.545%, वहीं इदरीसी जो दर्जी के कैटेगरी में आते हैं वो है 0.2522%, रंगरेज 0.0332%, धोबी 0.3135%, जाट 0.0344% और गद्दी है 0.0441%। वहीं साई, फकीर, मदार इनकी भी जो वहां पर इन्वॉल्वमेंट है वो है 0.5073% और मदारी है 0.0089%। तो देखिए कैसे कैटेगरी में नीतीश कुमार ने बांटा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैकफायर नीतीश कुमार को जरूर करेगा। इसी बीच बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि अल्पसंख्यक समाज यानी मुसलमानों को पिछड़ा और अति पिछड़ा का दर्जा देकर के हिंदू समाज के इस वर्ग के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अन्याय किया है। जातीय जनगणना का डाटा रिलीज हुआ है, वह यह बताता है कि कैसे माननीय लालू जी और माननीय नीतीश जी ने एक पूरी साजिश करके अल्पसंख्यक समाज के जो अगड़ी जातियां थी उनको पिछड़ा और अति पिछड़ा का दर्जा दे करके हिंदू अति पिछड़ों के साथ हकमारी की है। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हुए बीजेपी के 5 ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोशल मीडिया पर जबरदस्त जलवा देखने को मिल रहा है। अपराधियों को मिट्टी में मिलाने वाले और कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने वाले सीएम योगी देश विदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो रहे हैं और यही वजह है कि देश दुनिया में उन्हें एक शानदार मुख्यमंत्री के तौर पर जाना और पहचाना जा रहा है। हाल ही में ब्रिटेन में भारतीय मूल के सांसद वीरेंद्र शर्मा ने सीएम योगी के कामों की जमकर तारीफ की और यही वजह है कि सीएम योगी का जलवा ट्विटर के बाद अब इंस्टाग्राम पर भी
छाया हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इंस्टाग्राम पर 7 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं, जबकि ट्विटर पर सीएम योगी के फॉलोवरों की संख्या 26.2 मिलियन पहुंच गई है। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पछाड़ दिया है। सीएम ने 8 साल में यह आंकड़ा हासिल किया। उन्होंने सितंबर 2015 में ट्विटर पर अपना आधिकारिक हैंडल शुरू किया। 2017 में यूपी के सीएम का पदभार संभालने के बाद उन्होंने राज्य में विकास और सुशासन के साथ साथ कानून और व्यवस्था में व्यापक सुधार किए, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी और तेजी से बढ़ती चली गई। कुछ और आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। ट्विटर पर सीएम योगी के फॉलोवरों की संख्या 26.2 मिलियन है। इंस्टाग्राम पर सीएम योगी आदित्यनाथ के फॉलोवर्स हैं तकरीबन 7 मिलियन। बात अगर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी अखिलेश यादव की करें तो उनके ट्विटर पर फॉलोवरों की संख्या 18.8 मिलियन है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्विटर पर फॉलोवर हैं तकरीबन 8.4 मिलियन और बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव के ट्विटर पर फॉलोवरों की संख्या तकरीबन 4.9 मिलियन है। तो तस्वीर साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा देश दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके बुलडोजर मॉडल को तो देश के कई राज्यों में इस्तेमाल भी किया गया है, जैसे कि मध्य प्रदेश। यहाँ तक कि जिन सूबों में कांग्रेस की सरकार है वहां भी सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल देखने को मिला है। कुछ और अहम खबरों का रुख करते हुए बीजेपी टीएमसी में सियासी घमासान इस वक्त चल रहा है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर टीएमसी नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा का फंड नहीं मिल रहा। टीएमसी का यह भी आरोप है कि केंद्र ने मनरेगा और पीएम आवास योजना का तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए रोक रखा है। और इससे पहले दिल्ली में प्रस्तावित 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन के पहले दिन टीएमसी ने गांधी जयंती पर राजघाट पर 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन भी किया। अब आपको ये भी बताते हैं कि टीएमसी के आरोपों पर सरकार ने क्या कुछ जवाब दिया है, उनकी तरफ से क्या जवाब पेश किया गया। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार, और क्या उन्होंने कहा, टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि केंद्र ने मनरेगा और पीएम आवास को लेकर के यहां पर बंदरबाट किया। 9 साल में मोदी सरकार ने बंगाल योजना का 15,000 करोड़ रुपए रोका, तो वहीं 2 लाख करोड़ से ज्यादा दिए हैं। इतना ही नहीं, अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल के विकास के लिए कांग्रेस राज में कितनी मदद प्रदान की गई और मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास को किस तरीके से आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार का दावा है कि मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में 4,466 करोड़ आवास योजना दी गई, 30,000 करोड़ और 54,150 करोड़ मनरेगा योजना दी गई, वहीं 14,985 करोड़ और 626 करोड़ रुपए दिए गए और एनआरएलएम में 74,034 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो अपने अपने ये आंकड़े हैं, लेकिन टीएमसी अब जोरदार प्रदर्शन इस पूरे मुद्दे को लेकर के कर रही है। एक तरफ टीएमसी जहां दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ममता सरकार से शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच की मांग कर रही है इस वक्त केंद्र सरकार। तो मनरेगा एक बहाना है और चूंकि 2024 में आम चुनाव है, इसलिए हर एक पार्टी अपने आप को साधने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से एक मास्टर स्ट्रोक खेला है आज जाति को लेकर के, उन्होंने कहा कि गरीबी ही सबसे बड़ी जाति है। ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी अफेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अफेक्ट करता हुआ 2024 में जरूर नजर आएगा।